Guys, have you ever watched that movie Kabhi Khushi Kabhi Gum? So you are thinking why I'm taking the name of that movie suddenly. So the logic behind this uh, movie name is that we are going to cover that theory which is particularly related to the name of that movie. तो आज हम जो theory cover करने वाले हैं वो बिल्कुल इसी मूवी के ऊपर बेस्ड है और इसी जो सेंटेंस बोला है कभी खुशी कभी गम उसी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे हमारी थियरी आज की है बेंथम्स यूटिलिटी थियरी हम कवर करने वाले। लास्ट 2 क्लासेस में हम लोगों ने ऑस्टिन की थियरी कवर की थी और रोस्को बाउंड की सोशल इंजीनियरिंग थियरी हमने कवर की थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस जैसा कि मैंने बोला कि कभी खुशी कभी गम के ऊपर ये थियरी बेस्ड है। तो कैसे है, क्या है इस थियरी में, वो हम सब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये थियरी बेसिकली दी किसने थी। तो ये यूटिलिटी थियरी का कॉन्सेप्ट लाया था बेंथम ने। जैसे ऑस्टिन ने कमांड थियरी दी थी, रोस्को पाउंड ने सोशल इंजीनियरिंग थियरी दी थी, तो उसी तरीके से बेंथम ने यूटिलिटी थियरी प्रोपाउंड की है। सो बेंथम इज द प्रोपाउंडर ऑफ यूटिलिटी थियरी। तो कौन था बेंथम, क्या था, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे एक फोटो देख सकते हो, आई होप यू कैन एबल टू सी दैट फोटो। तो ये फोटो बेंथम की ही है। तो बेंथम कौन था, क्या था, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। या सो जेरेमी बेंथम, इसका फुल नेम है बेंथम का। 1748 से लेके 1832 का पीरियड था, वो जेरेमी बेंथम का था। इसकी बर्थ हुआ था 1748 में और डेथ हुई थी 1832 में। सो इट्स बेंथम्स पीरियड। तो बेंथम को फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के नाम से जाना जाता है। जिस तरीके से हमने रीड आउट किया कि जो रॉस्को पाउंड था वो कौन से स्कूल से बिलोंग करता था, सोशल जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है उससे बिलोंग करता था रॉस्को पाउंड। तो उसी तरीके से हमारा जो ऑस्टिन था वो भी पॉजिटिविस्टिक स्कूल से बिलोंग करता था। सेम पॉजिटिविस्टिक स्कूल को जो हम एनालिटिकल स्कूल भी बोलते हैं, तो उसी से ही जेरेमी बेंथम भी बिलोंग करता था। तो ऑस्टिन और जेरेमी बेंथम दोनों ही सेम स्कूल से बिलोंग करते थे, जिसका नाम है एनालिटिकल स्कूल भी आप उसको बोल सकते हो, पॉजिटिव स्कूल भी बोल सकते हो, नेचुरल स्कूल भी बोल सकते हो, वट एवर यू कैन थिंक फिट। सो we will just highlight that particular points. तो यहाँ पर हमारा हाईलाइट करने वाला पॉइंट यही है, फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल था जेरेमी बेंथम। अब हम पढ़ते हैं कि मैंने बोला था कि अगर हम कोई भी स्कूल डिस्कस कर रहे हैं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई बेंथम स्कूल से बिलोंग करता है ऑस्टिन से, तो हमें पता होना चाहिए बेसिक आइडियोलॉजी क्या थी स्कूल की, लॉ कहाँ से डिराइव हुआ है। तो ये ना जितने भी स्कूल है आपके लॉ के बारे में बताते हैं, कोई बोलता है कि लॉ यहाँ से हुआ है, कोई बोलता है भगवान जी ने दिया है। तो इसी तरीके से हम अलग अलग थियरीज पढ़ते हैं, अलग अलग प्रोपाउंडर्स हैं इन स्कूल के। ठीक है। तो ये स्कूल बेसिकली बोलता है, एनालिटिकल स्कूल का जो मेन आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि लॉ हमारा ना तो किसी डिवाइन सोर्स से आया है, ना किसी गॉड से आया है, या फिर ये जो लॉ है ये डिराइव हुआ है किसी अथॉरिटी से। ये अथॉरिटी की कमांड है, कोई जो ऊपर वाली अथॉरिटी है, सोवरीन अथॉरिटी जिसे बोला गया है। जैसे ऑस्टिन की थियरी में हमने बोला था ना कि सोवरीन अथॉरिटी कमांड देती है, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। ठीक है। तो इसी तरीके से ये एनालिटिकल स्कूल यही बोलता है कि जो लॉ है वो हमारा डिराइव हुआ है किसी सोवरिन अथॉरिटी से, ना कि किसी डिवाइन सोर्स से। किसी डिवाइन सोर्स से नहीं आया है, लोगों से नहीं आया है। जैसे कि लोगों से भी आया था ना, सोशलोलॉजिकल स्कूल का कॉन्सेप्ट क्या था कि जो लॉ है वो डिराइव इवॉल्व हुआ है एज पर द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। ठीक है, एज पर द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। तो ऐसा उसका सोशोलॉजिकल स्कूल की आइडियोलॉजी थी। बट एनालिटिकल स्कूल इसका अपोजिट बोलता है, ये बोलता है कि ना तो लोगों से आया है, ना किसी डिवाइन सोर्स से आया है। ये बेसिकली कहाँ से आया है, एनालिटिकल स्कूल बोलता है कि लॉ हमारा डिराइव हुआ है वो
बेसिकली अथॉरिटी से आया है, सोवरिन अथॉरिटी। तो ये किसी अथॉरिटी का ऑर्डर है, कमांड है। जब भी कोई सोवरिन अथॉरिटी, सोवरिन यानी कि सुपीरियर जो अथॉरिटी है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, ये हम सब ना ऑस्टिन वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सोवरिन का मतलब क्या होता है, कमांड क्या होती है बेसिकली। तो हमने अलग अलग सारी चीजें कवर कर ली थी, सो आई विल नॉट टेल यू इन डिटेल हियर, बिकॉज वी नीड टू कवर दैट बेंथम्स थियरी। तो मैं जस्ट आइडिया के लिए बता देती हूँ कि एनालिटिकल स्कूल आपका अथॉरिटी की कोई भी कमांड होती है, अथॉरिटी कोई ऑर्डर देती है। अथॉरिटी कौन सी होती है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है, जो किसी की बात नहीं मानती बट सबको उसकी बात माननी पड़ती है। दैट इज इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, सोवरिन अथॉरिटी। ओके, सो बेंथम्स की मेन राइटिंग्स थी, जैसे हमने ऑस्टिन की राइटिंग थी कवर की थी, उसी तरीके से इसने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो फर्स्ट बुक उसने लिखी थी लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो ये इसकी मेन राइटिंग में से एक थी। और बेसिकली इसने कौन सी थियरी दी थी, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी की थियरी इसने प्रोपाउंड की थी, जिसको हम थियरी ऑफ प्लेजर एंड पेन भी बोलते हैं। अब आप लोग सोच रहे होगे मैम आपने तो बोला था स्टार्टिंग में कि भाई हमारा जो कभी खुशी कभी गम मूवी है वो इस थियरी के ऊपर बेस्ड है, लेकिन आपने तो यहाँ पे कहीं डिस्कस नहीं किया। सो जस्ट वेट फॉर अ मिनट, वी विल कवर दैट फर्स्ट स्लाइड, देन मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये इस चीज से रिलेटेड है। बस आप इतना समझ लीजिए अभी के लिए कि थियरी ऑफ प्लेजर एंड पेन है ना, ये ऑटोमेटिकली उसी से ही कोरिलेट होगी आगे जाके, ठीक है। सो आई विल टेल यू दैट, so hold for that particular slide। तो he divided jurisprudence into two parts, दो पार्ट्स में उसने डिवाइड किया कि jurisprudence का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला क्या बोला कि भाई, इसने बोला कि पहला क्या है, एक्सपोजिटरी या फिर एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस है। फर्स्ट टाइप क्या है, एक्सपोजिटरी या फिर एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस। जिस तरीके से ऑस्टिन ने लॉ को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, उसी तरीके से इसने भी जूरिस्प्रूडेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इसने बोला है एक टाइप होता है हमारा एक्सपोजिटरी या फिर एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज ये एनालिटिकल स्कूल से बिलोंग करता था, तो उसी तरीके से इसने क्या किया, एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस को भी डिराइव कर दिया। ओके, नेक्स्ट टाइप क्या बोला इसने कि दूसरा होता है सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस। अब हम पढ़ते हैं ये दोनों चीजें बेसिकली क्या है, क्या बोला गया है इन टाइप्स में, होते क्या है एक्चुअल में। लॉ के बारे में ही बताया गया हुआ है यहाँ पे, सारा कॉन्सेप्ट घुमा फिरा के लॉ के ऊपर ही बेस्ड हो जाता है। सो यू नो नीड टू वरी। इसने जूरिस्प्रूडेंस को डिवाइड किया है एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस में और सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस में। जो बेसिकली क्या बोलता है एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस, so it is concerned with law as it is without any regard to its moral और immoral character, ठीक है। ये बोलता है कि भाई जो हमारा लॉ है वो बेसिकली किससे कंसर्न है कि लॉ जैसा का जैसा लिखा गया है वैसा का वैसा हमें उसे अप्लाई करना है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि हमारे राइट्स मतलब हमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए गए हैं, अगर उन राइट्स का कोई भी इंफ्रिंजमेंट होता है तो हम क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो इनफोर्सिबल राइट्स है वो, है ना। तो वो लॉ में बोला गया है। लेकिन ये बोलता है कि भाई जैसा लॉ में बोला गया है हम वैसा का वैसा उसको अप्लाई करेंगे, बेशक बिना ये सोचे समझे कि उसमें क्या मोरल है क्या इमोरल चीज है। कोई उसमें ऐसा तो नहीं है कि हम फंडामेंटल राइट तो इन्फोर्स कर रहे हैं, बट उसके बदले ऐसा तो नहीं कि हमारा मोरलिटी या फिर कोई ऐसी जो बोलते हैं ना एथिक्स, हमारे एथिक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो तो अफेक्ट नहीं हो रहे। देखो हमारा सोर्सेस ऑफ लॉ में मैंने बताया था कि बेसिकली हमारे फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्सेस तो होते ही हैं, उसके अलावा भी जो हमारे सोर्सेस होते हैं मैंने वो बताए थे, तीन सोर्सेस बताए थे जो दूसरे वाले थे। एक तो जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, ठीक है। तो सोर्सेस ऑफ लॉ में हम लोग जजमेंट्स भी लेते हैं, प्रेसिडेंट्स भी लेते हैं, है ना। तो ये सारी चीज तो लेते ही हैं, बट जज जब भी डिसीजन लेता है तो वो उसमें गुड कंसाइंस, जस्टिस, इक्विटी, मोरलिटी, इन सब चीजों का भी ध्यान रखता है। बट इफ ही थिंक्स दैट मोरलिटी वहां पर नहीं है, इमोरल कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा। बट अब ये एक्सपोजिटरी स्कूल क्या बोलता है, जूरिस्प्रूडेंस बोलता है कि भाई हमें ये नहीं सोचना कि क्या चीज मोरल है क्या इमोरल है, क्या सही है क्या गलत है। बिना ये सोचे समझे जो लॉ में लिखा गया है एज इट इज उसको वैसा का वैसा हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है, स्ट्रिक्ट सेंस में बोल रहा है कि कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जैसे सोशियोलॉजिकल स्कूल हमारा बोलता है कि भाई लॉ चेंज होता है एज पर द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल, बट यहाँ बोलता है कि चाहे लोगों की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो कुछ भी हो, अगर लॉ में ऐसा लिख रखा है तो लिख रखा है, वेदर
It is not concerned with law as it is not concerned with morality and immoral character or justice. ठीक है, तो इस बात से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये एक्सपोजिटरी जूरिस्प्रूडेंस बोलता है। अब सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस क्या बोलता है? अब ये इसका अपोजिट हो जाता है बिल्कुल, ये बोलता है कि भाई लॉ जैसा का जैसा लिखा है वो तो ठीक है, लेकिन इट इज कंसर्न विद व्हाट लॉ ऑट टू बी। मतलब जो लॉ है वो तो है ही, लेकिन जो लॉ होना चाहिए उससे ये कंसर्न करता है, उससे इसका जो मेन पर्पस है वो है। ठीक है, तो ये बोलता है कि भाई लॉ एज इट इज लिखा हुआ है ठीक है, बट लॉ होना क्या चाहिए हमें उस बात पे कंसर्न करना है। अगर कोई लॉ पर्टिकुलरली ऐसा है जो मोरलिटी को इफेक्ट कर रहा है, लोगों के इमोरल कैरेक्टर को इफेक्ट कर रहा है, सो वो लॉ हम नहीं मानेंगे। हम लोग वो मानेंगे जो लॉ एक्चुअल में होना चाहिए। होना क्या चाहिए, किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए? जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के ऊपर लॉ बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली ये बोलता है व्हाट लॉ इज that deals with expository jurisprudence and what law ought to be that deals with sensorial jurisprudence। तो ये दो लाइंस इसमें मेन इंपॉर्टेंट, आई विल राइट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। what actually law is, वास्तव में लॉ क्या है, इस क्वेश्चन के साथ कौन डील करेगा? एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस। और व्हाट लॉ ऑट टू बी, इसके साथ कौन डील करेगा? सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस। तो ये बेसिकली इसमें दो बात बोली गई है हमारी। सो व्हाट लॉ ऑट टू बी। ठीक है, सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यूटिलिटी थियोरी बेसिकली आ चुकी है हमारी, तो अभी यही पढ़ते हैं बिकॉज हमें यही कवर करनी थी। फर्स्ट जो स्लाइड थी आपकी वो इंट्रोडक्शन पार्ट था, जेरेमी बेंथम के बारे में हमने बोला क्या था, कौन सी इसने राइटिंग्स वगैरह दी थी, पीरियड क्या था इसका। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी। अब मेनली जो हमारा कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी थियोरी पे आते हैं। बेसिकली वो क्या था यूटिलिटी थियोरी हमारी? तो यूटिलिटी थियोरी हमारी बोलती है कि चलो मैं आपको इसका ना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट से बोलती हूँ। ठीक है, कभी खुशी कभी गम मूवी मैंने आपको बताया, तो उसका रिलेशन बताती हूँ कैसे। जो यूटिलिटी थियोरी है वो बोलती है कि भाई लोगों को ना खुशी खुश रखा जाए, मतलब सबको हम कोशिश करें कि हर एक पर्सन की खुशी पूरी हो। मैं कुछ भी चाहती हूँ, कोई और चाहता है, मतलब एवरीवन शुड बी हैप्पी, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो लेकिन कभी खुशी कभी गम क्या बोलता है कि भाई कभी खुशी होनी चाहिए, कभी गम होना चाहिए, गम भी होना चाहिए। जैसे जितनी जरूरी हमारे लिए हैप्पीनेस होती है, उतनी जरूरी हमारे लिए क्या होती है, सैडनेस भी जरूरी होता है। बिकॉज हैप्पीनेस का हम अगर इम्पोर्टेंट समझ पाते हैं, वो अगर दुखी रहकर ही समझ पाते हैं एक्चुअल में कि हैप्पीनेस से कितनी खुशी मिलती है, खुश होते हैं तो। और एक्चुअल में दुख नहीं जो कोई मतलब पर्सन बोलता है ना कि कोई सैड नहीं होगा, तो उसको हैप्पीनेस का एग्जैक्ट मतलब नहीं पता होगा। अगर हमेशा हम हैप्पी हैप्पी रहे तो एक हद के बाद हम भी बोर हो जाएंगे, क्या यार मतलब हरदम खुशी खुशी अच्छी अच्छी चीजें हो रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ बुरा भी होना चाहिए। सो बेसिकली ये थियरी उसी चीज से रिलेटेड है। सबको जितना हो सके, जितना चाहो, सबकी उल्टी सीधी जितनी भी मतलब खुशी है, जिसको जिस भी चीज से खुशी मिलते हो, वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करो। बेसिकली यूटिलिटी थियरी ये बोलती है, ये कॉन्सेप्ट है इसका। बाकी हम लोग चलते हैं डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे ना कुछ वैसे ऐड भी किए हैं, बाकी पिक्चर्स ऐड किए हैं सो दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। तो इट इम्प्लाइज, इसका बेसिक मतलब होता है यूटिलिटी, यानी यूटिलिटी डिराइव करना हर चीज से। आपने अगर इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मार्जिनल यूटिलिटी थियरी पढ़ी होगी आपने। सो मार्जिनल यूटिलिटी थियरी क्या बोलती है कि हम जितना हो सके किसी चीज से उसकी यूटिलिटी डिराइव करें, है ना। तो ये थियरी थी। तो यूटिलिटी का यहाँ पे भी मतलब है कि जितना हो सके हम हैप्पीनेस डिराइव करें। ठीक है, लोगों की हैप्पीनेस को पूरा करें, जो भी मतलब लोगों की जरूरतें हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम सब चीजों को पूरा करें। ये इस थियरी का बेसिक कॉन्सेप्ट था। सो इट इम्प्लाइज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ज्यादा से ज्यादा खुश रखना ज्यादा से ज्यादा लोगों को। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा खुश रखना। ठीक है, हर चीज ग्रेटेस्ट लेवल पे होनी चाहिए। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। तो बेंथम बोलता है, बेंथम क्लेम दैट नेचर हैज प्लेस्ड मैन अंडर कमांड ऑफ टू सोवरीन, यानी कि जो प्रकृति ने इंसान को दो लोगों के मतलब अंडर रखा गया है। दो जो सोवरीन अथॉरिटी है ना, दो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, दो पावर्स के अंडर रखा गया है। ठीक है, उनके कमांड के अंदर रखा गया। अब वो कौन सी चीजें हैं, दो सोवरीन हमारी कौन सी है? एक तो है पेन, ठीक है,
सो फर्स्ट थिंग इज पेन, नेक्स्ट इज प्लेजर. सो पेन होता है, यू नो वेरी वेल, प्लेजर एंड पेन व्हाट एग्जैक्टली दे आर, हैप्पीनेस से और सैडनेस से रिलेटेड है ये. पेन होता है हमें किसी चीज का दुख हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, तकलीफ हो, ठीक है, वो पेन में आता है. प्लेजर होता है हमें किसी चीज से खुशी मिलती हो, दैट इज कॉल्ड प्लेजर. ओके. सो सोवरिन, बेंथम बोलता है कि भाई नेचर ने ना लोगों को दो सोवरिन की कमांड के अंदर रखा गया है. दो हमारे सोवरिन है, दो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जिनकी कमांड के अंदर ये दो चीजें आती है. कौन सी आती है? एक तो पेन आता है, एक प्लेजर आता है. सो वी विल हाईलाइट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हाईलाइट करते हुए चलते हैं. तो ये मान के चलो, पेन क्या है आपका? गम है. प्लेजर क्या है? खुशी है. तो कभी खुशी कभी गम. तो हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है एक्चुअल में, ये है हमारा गम. ये वो वाला गम नहीं है, फेविकोल वाला गम समझो कभी आप इसको. सो इट इज सैडनेस. प्लेजर क्या है? खुशी. तो नेचर का बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, कि भाई कभी खुशी होती है कभी गम होता है, ठीक है. ऐसा नहीं होता कि गम गम हो, हमेशा दुखी दुख हो इंसान को. कभी खुशी होती है कभी गम होता है. ये बेसिकली हमारा नेचर का कॉन्सेप्ट है. बट बेंथम इस नेचर को चेंज करना चाहता है. बेंथम ने बोला है कि भाई हमेशा ऐसा होना चाहिए कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा जरूरतें पूरी हो, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, इट नेवर मैटर्स. खुशी होनी चाहिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा. लॉ का बेसिकली क्या है? लॉ का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुश कर सके, ठीक है. तो ये बेंथम चाहता है, बेंथम ने ऐसा बोला है. सो अकॉर्डिंग टू हिम, लॉ शुड बी मेड टू मिनिमाइज सफरिंग्स. ध्यान से पढ़ना ये वाली लाइन. टू मिनिमाइज सफरिंग, यानी कि लॉ बनाने चाहिए किस लिए? ताकि लोगों की पीड़ा को कम कर सके. सफरिंग्स, जो वो सफर करते हैं, जो चीज सहन करते हैं, दुखों को कम कर सके, ठीक है. एंड पेन ऑफ द पीपल, लोगों की सफरिंग्स को और पेन को कम कर सके. और किसको मैक्सिमाइज कर सके? किसको बढ़ा सके? मैक्सिमाइज देयर हैप्पीनेस, उनकी खुशी को बढ़ा सके, ठीक है. ये लॉ का बेसिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो कि बोलता है बेंथम, बोलता है ये चीज कि भाई लोगों की लॉ का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए. बोला ना मैंने, लॉ, व्हाट इज लॉ, what actually is law is that analytical concept, and what law ought to be, that is sensorial concept. तो यहाँ पे पूरी की पूरी थियोरी में सेंसोरियल कॉन्सेप्ट हमारा अप्लाई हो रखा है, सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस अप्लाई हो रखा है. what law ought to be, यानी कि लॉ कैसा होना चाहिए. एक्चुअल में लॉ ऐसा नहीं है. लॉ मतलब अंधाधुंध होके किसी की अननेसेसरी डिमांड्स को पूरा नहीं करता. बिकॉज जो हमारा लॉ का पर्पस होता है, लॉ इज नॉट मेंट टू सर्व अननेसेसरी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल. ये सिर्फ लोगों को प्रोटेक्ट करता है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. इट नेवर मेंट फॉर कि भाई ये सब की अननेसेसरी या फिर जो भी डिमांड्स है उनको पूरा कर सके, मतलब इनकरेक्ट डिमांड है या फिर कोई भी. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो लेकिन बेंथम की ये थियरी दी गई है, बेंथम ने ऐसा बोला है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, इसका बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं. स्मोकिंग सबको पता है इंजीरियस होती है हेल्थ के लिए, लेकिन बट इवन देन मैक्सिमम पीपल आर ओके विद दैट. लेकिन ये बोल रहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग इसके साथ खुश होते हैं, स्मोकिंग के साथ. स्मोकिंग हम सबको पता है भाई गलत है, ठीक है, मतलब, लेकिन फिर भी सबके मैक्सिमम लोगों की खुशी किसके साथ जुड़ी हुई है? स्मोकिंग के साथ जुड़ी हुई है, ऑब्वियसली, ठीक है. तो लेकिन ये बोल रहा है कि बेंथम बोल रहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुश करो. अब ज्यादा से ज्यादा लोग तो गलत चीज में खुश हैं. तो क्या लॉ उनको भी प्रोटेक्ट करेगा? क्या स्मोकिंग को भी मतलब प्रमोट करेगा? द आंसर इज नो. तो इसी बेसिस पे इसकी थियरी को लास्ट में क्रिटिसाइज भी किया गया है, इसकी आलोचना भी हुई है, तो वो हम लोग लास्ट स्लाइड में कवर करेंगे. सो बट यहाँ पे आप इतना समझ लो कि भाई सॉरी, यूटिलिटी थियरी बेसिकली क्या बोलती है कि भाई इट इम्प्लाइज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल. इट डजेंट मैटर दे आर हैप्पी इन रॉन्ग थिंग और राइट थिंग, ठीक है. उनकी खुशी मेन थिंग है. लॉ का पर्पस ही होना चाहिए कि उन लोगों की खुशी मेनली खुशी को मैक्सिमाइज करे और उनकी जो सफरिंग्स है, पेन है, उनको क्या करे? मिनिमाइज करे. ये लॉ का पर्पस होना चाहिए. लेकिन ये बात को ये इग्नोर कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि इसको नजरअंदाज किया गया है इस थ्योरी में, कि लोगों की खुशी गलत चीजों में भी हो सकती है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि ये हर डिमांड को, लोगों की अननेसेसरी या फिर रॉन्गफुल डिमांड को पूरा करेगा। लॉ का ये पर्पस नहीं है, लॉ इसलिए नहीं बनाया गया है। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट्स है, हाईलाइट कर रही हूँ मैं, यू जस्ट रिमेम्बर दीज पॉइंट्स। पेन ऑफ द पीपल एंड मैक्सिमाइज हैप्पीनेस। जितना आप एग्जाम्पल लेके कोशिश करोगे ना चीजों को रिमेम्बर करने की, इट विल बी इजी फॉर यू। तो आपको कभी भी भूलने की दिक्कत नहीं आएगी कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो और साथ साथ भूल जाते हो, दो तीन बात नहीं याद रहता। अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू कवर करोगे, सो इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर ईच एंड एवरीथिंग। जैसे यहाँ पे स्मोकिंग का एग्जाम्पल लिया, अब आपको ना साथ साथ थियरी कवर की हो गई होगी कि भाई स्मोकिंग होता है, वो इंजीरियस होता है लोगों की हेल्थ के लिए, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोग इस चीज के साथ खुश होते हैं। तो थियरी क्या है कि मैक्सिमम लोगों की हैप्पीनेस को इसने कंसीडर किया गया है, बिना ये सोचे समझे कि वो पर्टिकुलर हैप्पीनेस रॉन्ग चीज के लिए है या सही चीज के लिए है। ठीक है, तो ये थियरी है यहाँ पे। अब यहाँ पे प्लेजर और पेन का मतलब समझाया गया है, व्हाट एक्चुअली प्लेजर मीन्स हियर, व्हाट एक्चुअली पेन मीन्स हियर। सो प्लेजर बोलता है कि भाई प्लेजर एक्चुअली में क्या होता है, एवरीथिंग दैट इज गुड। हर चीज जो क्या है, लोगों को खुशी देती है, उसे हम बोलते हैं प्लेजर। जो कि अच्छा है उनकी नजरों में, जो कि अच्छा है। अब यहाँ पे अच्छे की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। मैं अगर मेरी नजर में अगर मतलब बोलूं कि मैं नोट्स बनाती हूँ, तो नोट्स बनाना अगर अच्छा है, इट डजेंट मीन कि वो सबके लिए अच्छा होगा। हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, हर पर्सन को अलग अलग चीजों में खुशी मिलती है। ये जरूरी नहीं होता कि सब लोगों को एक ही पर्टिकुलर चीज में खुशी मिले। इट नेवर बी, इट कांट बी पॉसिबल एवर। सो प्लेजर यहाँ पे बोला गया है, एवरीथिंग दैट इज गुड। हर चीज जो अच्छी है वो प्लेजर बोलते हैं, जो खुशी देती है वो प्लेजर बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बोला गया पेन का क्या मतलब है यहाँ पे। पेन का मतलब है एवरीथिंग दैट इज बैड और एविल। जो बुरा है, जो अच्छा नहीं है, यानी कि जो गंदा है, या फिर एविल यानी बुराई है जो, ठीक है, जो बुराई से रिलेटेड है, जो अच्छा नहीं है, उसको पेन में कवर किया गया है। ठीक है, पेन का भी मतलब अलग अलग हो सकता है। तो ये दोनों चीजें ना क्या है ना, बेसिकली बहुत ही ज्यादा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। थियोरेटिकल कैसे है कि प्लेजर का मतलब भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें होती है, पेन का मतलब भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइप का पेन होता है। किसी को किसी चीज में पेन मिलता है, किसी चीज में तकलीफ मिलती है। जिस तरह से अलग चीजों में खुशी मिलती है ना, उसी तरीके से उनको अलग चीजों में पेन भी मिलता है। जरूरी नहीं है कि हर कोई मतलब छोटी छोटी चीजों पे तकलीफ महसूस करे या फिर बड़ी बड़ी चीजों पे तकलीफ महसूस करे। तो सबकी अपनी अपनी जो बोलते हैं ना बेयरिंग पावर होती है, वो अलग होती है। ठीक है, सो दिस इज वेरी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जो बेंथम ने दिया है। सो इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे मैं ना देखो साथ साथ आपको क्रिटिसिज्म भी कवर कराती जा रही हूँ कि किस किस पॉइंट से पे इसको, इस थियरी को क्रिटिसाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्रिटिसिज्म के भी पॉइंट कवर हो रहे हैं, बट आई विल डिक्टेट दैट पॉइंट अगेन, हम लोग वो भी कवर करेंगे लास्ट स्लाइड में। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ये स्टेट की ड्यूटी होती है टू प्रोवाइड मैक्सिमम लिबर्टी एंड हैप्पीनेस। तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता प्रोवाइड करे और हैप्पीनेस प्रोवाइड करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुशी दे। ठीक है, ये स्टेट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये हर स्टेट की ड्यूटी होनी चाहिए। सिंपल मतलब इसका ये है कि ही मीन्स दैट इट शुड बी चेक्ड। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि लॉज जो हमने बनाए हैं वो प्रॉपर तरीके से लोगों को लिबर्टी दे रहे हैं, उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये साथ साथ मतलब टाइम टू टाइम ये चीज चेक होनी चाहिए। सो ही मीन्स दैट इट शुड बी चेक्ड every laws are providing maximum liberty to the people or not. ठीक है, so according to him consequences of good and evil are the pleasure and pain। यानी कि अच्छाई का और बुराई का रिजल्ट ही क्या होता है, अगर किसी के साथ अच्छा होता है तो उसे क्या मिलता है, ऑटोमेटिकली प्लेजर मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है। और अगर किसी के साथ बुराई होती है, बुरी चीजें होती है, तो उसको ऑटोमेटिकली उस चीज से क्या होती है, तकलीफ होती है, पेन मिलता है। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, गुड और एविल के कॉन्सिक्वेंसेस प्लेजर और पेन की फॉर्म में किसी भी पर्सन को मिलते हैं। सो इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट आप हाईलाइट कर सकते हो ये वाला पॉइंट। प्लेजर का मतलब क्या है यहाँ पे, पेन का मतलब क्या है, एवरीथिंग दैट इज बैड और इविल, एवरीथिंग दैट इज गुड। ठीक है,
सो बाकी यू कैन गो थ्रू इट। अब नेक्स्ट है, इसने बोला है कि ही डिजायर टू इंश्योर हैप्पीनेस ऑफ कम्युनिटी टू अटेंडिंग फोर मेजर ऑफ गोल्स। अब ये बोलता है कि किसी भी पर्सन की हैप्पीनेस वो कब पूरी हो सकती है, जब वो चार मेजर ये जो गोल्स हैं इनको अचीव कर ले। अगर हम इन्हें चार चीजें लोगों को प्रोवाइड कर दे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उनको प्लेजर मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है। अब वो चार चीजें कौन सी है, देखो आपने वो पढ़ा होगा, अभी लास्ट क्लास में हमने रॉस्को पाउंड की थियरी कवर की थी। रॉस्को पाउंड ने हमारे बेसिकली चार मतलब उसको सिक्योरिटी एक नीड्स थी, तो चार नीड्स उसने बताई थी, हायरार्की ऑफ नीड्स उसने बताई थी, ठीक है। तो उसी तरीके से इसने भी गोल्स बताए कि चार लोगों की जरूरतें होती है, चार लोगों की नीड्स हैं। नीड्स ही मान के चलो आप इसे, लोग मतलब कोई भी पर्सन होता है सोसाइटी में तो उसके चार ये गोल्स होते हैं ऑटोमेटिकली कि भाई उसको ये चीजें तो मिलनी ही मिलनी चाहिए। बाकी उसकी टाइम के साथ साथ नीड्स चेंज होती चली जाती है। तो ये कुछ नीड्स दे रखी हैं, चार बेसिकली गोल्स दे रखे हैं, अगर ये अचीव कर लिए तो लोग ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका ये मानना है। तो ये बोलता है फर्स्टली सब्सिस्टेंस, पहला इसका वो होता है, दूसरा है अबंडेंस, तीसरा है इक्वेलिटी, फोर्थ है सिक्योरिटी फॉर सिटीजन्स। So if you can't able to see that point, I will do it here. Yeah. So here you can able to see full-fledged slide. अब पढ़ते वन बाय वन क्या है, देखो इक्वेलिटी और सिक्योरिटी से तो आप ऑटोमेटिकली समझ ही गए होंगे क्या होता है बेसिकली ये पॉइंट्स। सो अब नेक्स्ट आते हैं सबसिस्टेंस पे। सबसिस्टेंस क्या होता है आपका, इट मीन्स सबसिस्टेंस क्या होता है कि आपकी मतलब जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं जो आपके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है, वो जरूरतें आपकी पूरी हो सके, विच इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द पीपल, इट विल बी इंक्लूडेड इन द सबसिस्टेंस गोल्स, ठीक है। इट मीन्स अवेलेबिलिटी, यानी कि उपलब्धता किसकी, बेसिक नीड्स, यानी कि जो लोगों की बेसिक नीड्स हैं, बेसिक मिनिमम रिसोर्सेज है, वो उनको अवेलेबल कराई जा सके। बेसिक चीजें क्या होती है हमारी, तीन चीजें हमारी बेसिक नीड्स में आती है, फूड शेल्टर क्लोथ, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। तो ये हमारी जो हर पर्सन के लिए जो बेसिक नीड्स है, चाहे वो कितना भी अमीर हो कितना भी गरीब हो, तो उसकी तीन ये जरूरतें मेन होती हैं कि उसको ये चीज चाहिए चाहिए होती है सर्वाइवल के लिए जो नेसेसरी होती है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक मिनिमम रिसोर्सेज नीडेड टू सर्वाइव, विच आर नीडेड टू सर्वाइव, जैसे कि फूड शेल्टर और क्लॉथ, ठीक है। रोटी कपड़ा मकान, ये सारी तीन चीजें होती है जो हमारी सबसिस्टेंस के अंदर आती है। नेक्स्ट आता है अबेंडेंस। व्हाट डू यू मीन बाय अबेंडेंस, इट इम्प्लाइज अवेलेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम रिसोर्सेज टू लिव लाइफ हैप्पीली। मतलब देखो, अब पर्सन आप उसके पास बेसिक नीड्स उसकी पूरी हो रही हैं, ठीक है, बेसिकली उसकी जो रोटी कपड़ा मकान वाली नीड्स है वो पूरी हो रही है, बट उसको क्या है कि भाई उसको जीने के लिए कुछ ना कुछ और मतलब खुशी चाहिए, कुछ ना कुछ खुश होने के लिए और रिसोर्सेज चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा चीजें होती है ना, जो मतलब बेसिक नीड से थोड़ा ऊपर हटके जो उसकी जरूरतें होती है वो आती है अबेंडेंस में, जो रिसोर्सेज होते हैं जो उसको खुश रख सके, ठीक है। ये तो है सर्वाइवल के रिसोर्सेज, ये है लिव लाइफ हैप्पीली। सो जस्ट कंसीडर दीज पॉइंट्स बेसिकली। डिफरेंस है इसका, ये तो जो ये जो रिसोर्सेज होते हैं ना ये सर्वाइवल के लिए होते हैं, और ये किस लिए होते हैं, लाइफ को खुशी मतलब जीवन को खुशी खुशी व्यतीत कर सके, उसकी मतलब बेसिक जो उसकी बेसिक नीड्स से हटके जो नीड्स होती है उनको वो पूरा कर सके, दैट इज कॉल्ड एज अबेंडेंस। अबेंडेंस के अंडर कौन सी आती है, लग्जीरियस आइटम्स आते हैं। लग्जीरियस आइटम्स यानी कि जो बेसिक नीड्स में कवर नहीं होंगे, जिनके बिना वो जी तो सकता है लेकिन खुशी खुशी नहीं जी सकता। रोटी कपड़ा और मकान अगर किसी पर्सन के पास है, जिंदा रहेगा वो, बट अगर उसको कार नहीं है, ज्वेलरी नहीं है, हाउस नहीं है, रहेगा तो वो फिर भी, बट लेकिन क्या है उसको खुशी उतनी नहीं मिलेगी, ठीक है, उतनी खुशी उसको नहीं मिलेगी। तो वो खुश रहने के लिए, हैप्पीली रहने के लिए, देखो इसमें एक वर्ड होता है कंफर्ट। सो यू कैन राइट हियर कंफर्ट, टू लिव लाइफ सबसिस्टेंस इज नेसेसरी, ओके। जीवन जीने के लिए सबसिस्टेंस जरूरी होते हैं, लेकिन उस लाइफ को कंफर्टेबली जीने के लिए क्या जरूरी होता है, हमारे अबेंडेंस जरूरी होते हैं, ठीक है। सो अबेंडेंस के अंदर बेसिकली लग्जीरियस आइटम्स होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं जो जिनके बिना आप जिंदा रह सकते हो, बट टू लिव लाइफ हैप्पीली यू नीड अबेंडेंस, टू लिव लाइफ कंफर्टेबली, यहाँ हैप्पीली का मतलब है कंफर्टेबली, इजीली, ठीक है।
नेक्स्ट चीज आती है इक्वेलिटी। अब इक्वेलिटी के अंदर आप समझ ही गए होंगे कि सब लोगों को अधिकार है कि वो क्या है, सोसाइटी में इक्वली ट्रीट हो। उनके किसी भी बेसिस पे उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, क्रीड के बेसिस पे कोई भी उनके साथ कोई भी अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली इक्वालिटी का मोटिव होता है। देखो, अगर सोसाइटी में आपके पास नीड्स भी आपकी सेटिस्फाई हो रही है, आपकी मतलब फूड शेल्टर क्लोथ भी आपके पास अवेलेबल है, कार भी है, ज्वेलरी भी है, सब कुछ है, बट आप क्या है कि मान लो कलर के बेसिस पे आपके साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो आपकी वो ऑटोमेटिकली वो चीजें ना कहीं आपकी वेस्ट ही चली जाती है। आप ये सोचते हो कि यार मेरी इज्जत तो है नहीं यहाँ पे सोसाइटी में। तो वो जो प्रेस्टीज इशू होता है ना, जो प्रेस्टीज होती है सोसाइटी में रहने के लिए, इक्वेलिटी मतलब मेंटेन करके करने के लिए, वो प्रेस्टीज जो नीड होती है आपकी, वो इक्वेलिटी से पूरी होती है कि भाई किसी भी पर्सन के साथ कोई भी अनइक्वल ट्रीटमेंट ना हो। ये इस बात का इंश्योर रखना जरूरी है, तो लॉ इस बात को भी इंश्योर करे। ठीक है। अब नेक्स्ट हैप्पीनेस किस में आती है, सिक्योरिटी फॉर सिटीजन्स। हर पर्सन को अधिकार है कि वो अपने घर में, अपनी मतलब कंट्री में सेफ फील करे, उसको किसी भी तरीके का कोई भी डर ना हो, हॉरर ना हो, कोई भी थ्रेट ना हो। ठीक है। तो ये हर पर्सन को अधिकार होना चाहिए। सिक्योरिटी देना किसी भी और लॉ का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बेसिकली ये बात बोलता है। तो इट रेफर्स टू प्रोटेक्ट ऑल द सिटीजन्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन एंड क्राइम्स। इसके अंदर दो चीजें आती है, एक तो एक्सप्लॉइटेशन, उसका किसी भी तरीके का कोई शोषण नहीं होना चाहिए, कोई भी उसके साथ क्राइम ना हो, क्रिमिनल एक्टिविटी से वो दूर रहे, सो दैट दे कैन फील सेफ एंड सिक्योर। तो वो सोसाइटी में सुरक्षित रह सके, ठीक है, सेफ फील कर सके। तो इसमें कौन सी चीज आती है, जनरल सेफ्टी आती है आपकी, पीस आती है, ऑर्डर आता है, हेल्थ आती है। तो ये आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, इट इज रिलेटेड विद द सिक्योरिटी फॉर द सिटीजन्स। बहुत ही बेसिक से पॉइंट्स हैं। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो आप मेन मेन चीजें याद रखो। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ बेसिकली क्या था। तो चार हमारे गोल्स होते हैं जो लॉ का बेंथम बोलता है कि भाई चार ऐसे गोल्स है जो लॉ का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कि भाई अगर ये गोल उनके पूरे कर देगा लोगों के, तो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, लोगों की खुशी, लोगों को खुश कर देगा। ठीक है। तो इससे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, लोगों को खुशी वापस आ जाएगी, उनको प्लेजर मिलेगा। ठीक है। पेन नहीं होगा, प्लेजर मिलेगा। इन चार चीजों का बस उसको ध्यान रखने की जरूरत है। चार चीजें कौन सी है, पहली में आते हैं उसकी बेसिक नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो कि क्या है, सबसिस्टेंस है। बेसिक नीड्स में आते हैं फूड, शेल्टर, क्लोथ। ठीक है। नेक्स्ट है कुछ उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नीड्स होनी चाहिए, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो कि उसकी सर्वाइवल से मतलब ऊपर उठ के हो, जो उसको कंफर्टेबल लाइफ जीने में मदद करे। इसके अंदर आते हैं आपके लग्जीरियस आइटम्स। अब तीसरा इसने बोला है कि सबको, लोगों को अधिकार है कि वो सोसाइटी में इक्वली ट्रीट हो, कोई भी उनके साथ क्या ना हो, भेदभाव ना हो, जेंडर, कास्ट, सेक्स के बेसिस पे। ठीक है। सो इक्वालिटी शुड बी देयर, लोगों को सिक्योरिटी हो। ठीक है। प्रोटेक्ट ऑल द सिटीजन्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन एंड क्राइम्स। कोई भी सोसाइटी में, मतलब कोई भी कंट्री के अंदर कोई ऐसा क्राइम ना हो, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो, कोई भी उनका शोषण ना कर रहा हो दूसरा पर्सन। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और इसके अंदर आता है कि जनरल सेफ्टी, पीस, ऑर्डर, हेल्थ, एजुकेशन, वट एवर द मैटर्स। तो जो भी सिक्योरिटी से डील करते हैं वो सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। ओके, जस्ट मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। So the function of law must be to meet these, hold for a second. So meet these ends to provide subsistence and abundance and to favor equality and maintain security. तो ये चीजें ना इसी लाइन के अंदर बोली गई है। तो लॉ का फंक्शन क्या होना चाहिए बेसिकली, सो लॉ का फंक्शन होना चाहिए टू मीट दीज एंड्स। कौन से एंड्स, ताकि लोगों को क्या प्रोवाइड कर सके, वो सबसिस्टेंस उनकी पूरी कर सके, आम जो उनकी नीड्स है, बेसिक नीड्स है, एबेंडेंस को पूरा कर सके, और उनको क्या प्रोवाइड कर सके, इक्वेलिटी प्रोवाइड करके कर सके सोसाइटी में, और उनकी सिक्योरिटी को भी क्या कर सके, मेंटेन कर सके। सो ये लॉ के बेसिक फंक्शंस होने चाहिए। Objective of laws is not to guarantee selfish desire of individuals but to secure common good। यहाँ पे इसने बात बोली है भाई कि भाई लॉ का ऑब्जेक्टिव लोगों की सेल्फिश डिजायर को पूरा करना नहीं है। मैंने जैसे बोला ना, लॉ इज नॉट सर्व टू फुलफिल द अननेसेसरी डिमांड्स ऑफ द पीपल। लॉ बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, उनकी कोई भी जो अननेसेसरी डिमांड्स है, सेल्फिश नीड्स है, उनको पूरा करने का इसका मोटिव नहीं है। तो ये बेंथम ने यहाँ पे क्लियरली बोला गया है।
So objective of laws not to guarantee selfish desires of the individuals but to secure common good. जो सबके हित में हो, सिर्फ उसी का विकास हो, यानी कि जो सबके हित में हो, सबके लिए भला हो, सबके लिए अच्छी हो। अब मैंने बोला हर किसी को हर मतलब सेम चीज में खुशी नहीं मिलती, तो जिस मैक्सिमम लोगों को जिस चीज में खुशी मिलती है, हम सिर्फ उसको पूरा करें। जिनको कोई ऐसा है कि भाई किसी को अच्छी चीज में खुशी नहीं मिलती, ठीक है, तो उसको पूरा मत करो। लेकिन मतलब जैसे मान के चलो 5 पीपल हैं, 5 में से अगर 4 लोगों को एक चीज में खुशी मिल रही है, तो 4 लोगों पे में जिस चीज को खुशी मिल रही है ना, जिस चीज के लिए, उसको पूरा करने पे ध्यान दो। एक पर्सन अगर किसी चीज में खुश है तो डोंट कंसंट्रेट एंड ऑन दैट पॉइंट। बट यहाँ पे क्रिटिसिज्म निकल के आता है, मैं बताती हूँ कैसे। अब आप ये देखो कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको गलत चीज में खुशी मिलती है, और अगर आप बात करो सोसाइटी के अंदर तो ऐसे मतलब मैक्सिमम लोग होंगे, यानी कि मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिनको गलत चीज में खुशी मिलती होगी, और जो माइनॉरिटी होगी वो सही चीज की खुशी वाली होगी। तो अगर यहाँ पे इसने बोला है कि कॉमन गुड को ध्यान देना है, यानी कि जो सबका मतलब अच्छा हो, सबको जिस चीज में खुशी मिलती हो, अगर उस पर ध्यान देने लगे, तो ऑटोमेटिकली लॉ क्या करेगा, गलत चीज को पूरा करेगा, बिना ये सोचे समझे उसमें मोरल क्या है, इमोरल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्रिटिसिज्म निकल के आ जाएगा। सो वी विल कंसिडर दैट पॉइंट इन द नेक्स्ट स्लाइड। So according to the Bentham, the task of government was to promote happiness of society by furthering enjoyment of pleasure and providing security against pains। ये लाइन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो ये बोलता है कि प्रमोट लॉ का बेसिक गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि प्रमोट हैप्पीनेस ऑफ सोसाइटी। हैप्पीनेस कैसे कर सकती है, फर्दरिंग इंजॉयमेंट, उनकी इंजॉयमेंट को फर्दर कर सके, डेवलप कर सके, ताकि उनको क्या मिल सके, प्लेजर मिल सके। और जो उनको कोई भी पेन हो रहा हो उसके अगेंस्ट उनको क्या प्रोवाइड कर सके, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो इसने यहाँ पे तरीके बताए हैं। हम प्लेजर को कैसे मतलब डेवलप कर सकते हैं, तो फर्दरिंग इंजॉयमेंट, अगर हम इंजॉयमेंट उनका बढ़ाएंगे या फिर उनको जिस चीज से खुशी मिलती है उनको अवेलेबल, उन सोर्सेस को अवेलेबल कराएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लोगों का प्लेजर मतलब इंक्रीज हो जाएगा, मैक्सिमम प्लेजर मिलेगा उन्हें। बट अगर हम जिस चीज से उनको पेन मिलता है उसके अगेंस्ट हम उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली पेन क्या है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, सो बेंथम का ये बोलना था गवर्नमेंट का टास्क ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइड्स लगाई हैं सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया कि इसकी मेन आइडियोलॉजी क्या थी, क्या बोलता था। तो पिक्चर्स की हेल्प से यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड। सो क्रिएट ऑल द हैप्पीनेस यू आर एबल टू क्रिएट, उतनी ज्यादा खुशी क्रिएट करो जितना आप कर सकते हो। रिमूव ऑल द माइजरी यू आर एबल टू रिमूव, और उन सारी माइजरी, माइजरी यानी दुर्भाग्य को रिमूव कर दो जितना आप कर सकते हो। उतनी खुशी फैलाओ जितना आप फैला सकते हो, और उतने दुर्भाग्य को रिमूव कर दो, हटा दो जितना आप हटा सकते हो। ठीक है, ये जेरेमी बेंथम की कोट थी। सो इफ यू हैव एनी कुछ और आइडिया आपको आ रहा है इस कोड को देख के, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो आप बता सकते हो कोई और आपको इस थियोरी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, या फिर आप कोई भी थॉट शेयर करना चाहते हो, यू कैन हम्बली इनवाइटेड देयर। सो नेक्स्ट है, यहाँ पे ये बोलता है कि भाई दो मेन चीजों के ऊपर बेस्ड है ये थियोरी। फर्स्ट इज पेन एंड सेकेंड इज प्लेजर। तो पेन हमें क्या है, पेन को हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है, ये इस थियरी का मेन ऑब्जेक्टिव था। तो मैं बता देती हूँ यहाँ पे। तो इसने बोला था ना फर्स्ट लाइन में कि जो नेचर है, नेचर ने इंसान को दो हेड्स के अंदर कंसीडर किया गया है, दो सोवरीन, सोवरीन की कमांड्स के अंदर रखा गया है। पहली कमांड क्या है, पेन है, और दूसरी कमांड क्या है, प्लेजर है। जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि भाई पेन को कम करना होना चाहिए लॉ का ऑब्जेक्टिव, और प्लेजर को क्या कर सके, वो बढ़ा सके, मैक्सिमम लोगों के पेन को कम कर सके, और मैक्सिमम लोगों के मैक्सिमम प्लेजर को, मैक्सिमम हैप्पीनेस को क्या कर सके, वो इंक्रीज कर सके। दैट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ। तो ये थियरी बेसिकली ये बोलती है। सो यू कैन सी द पिक्चर्स हियर। सो इट्स अ सिंबल ऑफ प्लेजर। ये दो पिक्चर है, इनको पेन हो रहा है बेसिकली। तो पेन इट डजंट इंक्लूड कि वो किसी को फिजिकल पेन हो रहा हो, इट इंक्लूड्स बोथ द मेंटल पेन एंड फिजिकल पेन। किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ हो रही हो, वो सारी चीजें पेन में इंक्लूड हो जाएंगी। बट यू कैन सी हेयर पिक्चर्स। तो यहाँ पे फिजिकल पेन को ही डिनोट करा है बेसिकली ये। सो यू कैन हैव एन बेसिक आइडिया कि प्लेजर और पेन के ऊपर ही ये थियरी बेस्ड है, जिसको हम कभी खुशी कभी गम बोलते हैं। कभी ये इसमें बोलता है कि भाई गम को हम रिड्यूस करें और खुशी को इंक्रीज करें।
सो आप लोग सोच लोगे यार कितनी अच्छी बात होगी, फिर भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग इस चीज को, बट हम ये सिर्फ इंटरेस्टिंग तरीके से बोल सकते हैं कि ऐसा हुआ तो मतलब बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर एक्चुअल में इस थियोरी को अप्लाई करें तो इट विल नॉट बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि हम लोगों की सारी खुशी सारी डिमांड्स को पूरा कर सके, बिकॉज ह्यूमन बींग्स हैविंग अनलिमिटेड वांट्स एंड डिजायर्स and there are scarcity of resources to fulfill these desires. ये इसको यूटिलिटेरियनिज्म थियरी भी बोला जाता है। यूटिलिटेरियन, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, यूटिलिटेरियनिज्म थियरी बोलते हैं इसको। ए थियरी ऑफ मोरालिटी दैट एडवोकेट्स एक्शंस दैट फास्टर हैप्पीनेस और प्लेजर एंड अपोज टू एक्शन दैट कॉज अनहैप्पीनेस और हार्म। ये मोरालिटी की थियरी है बेसिकली। ये क्या करती है, उसको उन मतलब बेसिकली उन एक्शंस को प्रमोट करती है जो हैप्पीनेस को क्या कर सके, फोस्टर कर सके, इंक्रीज कर सके, प्लेजर को इंक्रीज कर सके, एंड अपोज एक्शन, और उन एक्शंस का, उन कामों का विरोध कर सके जो लोगों को अनहैप्पीनेस बढ़ाते हो, जो लोगों को दुख देते हो या फिर नुकसान पहुंचाते हो। ठीक है, दैट इज यूटिलिटेरियनिज्म थियरी। सो क्रिटिसिज्म मैंने आपको वैसे तो पॉइंट्स बता दिए हैं सारे, बट इवन देन यू कैन we will go through these points again. Bentham theory क्या करती है, ये बोल रहा है कि Bentham theory promotes happiness of maximum people, ज्यादा से ज्यादा लोगों की ज्यादा से ज्यादा खुशी को प्रमोट कर रही है। लेकिन बट इफ दे आर इन हैप्पी इन रॉन्ग फॉर इलीगल एक्टिविटी, अगर वे किसी गैर कानूनी या गलत एक्टिविटी में खुश हैं तब क्या, then it would affect the society negatively, तो सोसाइटी को ये नेगेटिव तरीके से इफेक्ट कर सकता है। जैसे कि ड्रग्स का एग्जांपल ले लो, ड्रग्स में ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुशी मिलेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि लॉ ड्रग्स को प्रमोट करना स्टार्ट करते, इट डजंट मीन दैट स्मोकिंग को प्रमोट करना स्टार्ट कर दे, दैट डजंट मीन, दैट शुड नॉट बी द पर्पस ऑफ लॉ। सो दूसरा पॉइंट इसका है, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, हमेशा ये बात सच नहीं है कि इंक्रीज इन हैप्पीनेस ऑफ सर्टेन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी विल इंक्रीज द लेवल ऑफ ओवरऑल हैप्पीनेस। जरूरी नहीं है कि आप 5 लोगों की खुशी को पूरा कर दे तो आपको जरूरी नहीं है कि बाकी के जो 5 लोग हैं उनको भी उसी सेम चीज में खुशी मिल रही हो। ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, और ऐसा ट्रू भी नहीं है कि आप अगर सर्टेन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की लोगों की खुशी को बढ़ा रहे हो तो आप ओवरऑल हैप्पीनेस को भी बढ़ा रहे हो। इट डजंट नेसेसरी, बिकॉज इट माइट बी रिलेटेड विद द डीमाइनेशन ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ अदर राइवल ऑफ सोसाइटी। अगर आप स्मोकिंग को प्रमोट कर रहे हो, मान लिया चलो ठीक है स्मोकिंग ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुशी दे रही है, ठीक है, बट उसके साथ साथ आपने क्या किया, स्मोकिंग को प्रमोट कर दिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, अगर 50 बंदे स्मोकिंग में खुश हैं तो बाकी के जो 50 बंदे हैं वो स्मोकिंग के लिए अनहैप्पी भी होंगे। अगर आप एक को खुश कर रहे हो तो दूसरों को, आपको राइवल सेक्शन जो है आपका, उसकी खुशी में डीमाइनेशन हो रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर किसी की खुशी को पूरा कर सको। अगर आप एक की खुशी को पूरा करोगे तो दूसरे को ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसकी खुशी पूरी नहीं होगी, उसको ऑटोमेटिकली पेन होगा ही होगा। जैसे लॉ में होता है ना, अगर आप किसी एक पर्सन के राइट्स को इन्फोर्स कर रहे हो, ठीक है, एक पर्सन के राइट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जो आपका दूसरा पर्सन है उसका राइट भी कहीं ना, मतलब राइट नहीं हो सकता, उसको कहीं ना कहीं पेन मिलेगा, उसको कंपनसेशन अगर पे करना पड़ेगा किसी दूसरे पर्सन को, या फिर उसको क्या होगा, इनफ्रिंज हो रहा है राइट कोई भी, उसको पनिशमेंट मिल रही है या फिर उसको कंपनसेशन पे करना पड़ रहा है किसी उसमें, तो उसको क्या है, उसकी हैप्पीनेस ओवरलोड और कम हो रही है, डीमाइनेशन हो रहा है उसकी हैप्पीनेस में। ठीक है, so thus it can't be practically possible to increase the happiness and satisfy all the people of society. So that is practical thing. Bentham did not give a fair treatment to the custom as a source of law. He said customs could never be complete. तो कस्टम को उसने फेयर ट्रीटमेंट नहीं दिया है, यहाँ पे कस्टम का कोई भी उसने जिक्र नहीं किया है, तो कस्टम को मतलब एज ए सोर्स ऑफ लॉ उसने माना ही नहीं है यहाँ पे। सो ही सेड कस्टम कुड नेवर बी कंप्लीट, कस्टम कभी भी अपने आप में पूरे नहीं हो सकते, तो ये चीज उसने बोली है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है जिनके बेसिस पे उसने क्या किया है, क्रिटिसाइज किया गया है लोगों ने इसकी थियरी को। बोलते हैं ना कि कोई कुछ चीज बोलता है ना, कोई अच्छी चीज प्रोपाउंड करता है तो उसके बुराई करने वाले मतलब साथ ही साथ खड़े होते हैं, तो उसी तरीके से क्रिटिसिज्म का मेन मतलब यही होता है कि उसकी थियरी के ऊपर किसने कौन सी कमी निकाली थी, कौन सी उसने किस किस पॉइंट्स के ऊपर बेंथम की थियरी को दूसरे प्रोपाउंडर्स ने क्रिटिसाइज किया था, तो ये सारे बेसिकली वो पॉइंट्स दिए गए। ठीक है, सो दैट्स ऑल
ये थियरी आपकी यही कंप्लीट होती है। वी विल मीट अगेन विद द न्यू टॉपिक, एक और थियरी के साथ हम लोग मिलेंगे। सो इफ यू आर लाइक माय वीडियो एंड फाइंड माय वीडियो रिलेवेंट, so please subscribe my channel, and for more updates you can also press bell icon, and that's all for today. Bye bye, take care.